तो सीजन 2 पार्ट 1 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है आखिरी सीजन की एंडिंग से, जहां पर सभी बच्चे समर वेकेशंस पर चले गए थे और अब वेकेशंस खत्म होने पर आ चुके हैं और वेंसडे ने इन वेकेशंस में अपनी नोवेल को कंप्लीट किया। बहुत सारी खुराफात करी और अपने भाई पक्सली को बहुत सताया, जो कि उसका फेवरेट काम है। खैर अब आगे हम देखते हैं कैंसस सिटी मसूरी को, जहां पर हम वेंसडे को एक सीरियल किलर के किलिंग रूम में होस्टेज देख पाते हैं। तो सीजन 1 में वेंसडे को लॉरल गेट से गुडी की किताब द बुक ऑफ शेडोज मिल गई थी, जिसमें गुडी की काफी सारी टीचिंग्स और लेसन्स हैं और इनकी मदद से एक तरह से गुडी की गाइडेंस से ही वेंसडे अब अपने विजन्स की पावर को सही से इस्तेमाल कर पा रही है। वो उस लॉकेट की पावर्स भी आखिरी सीजन में समझ गई थी, तो सही टाइम के सही विजन्स को देखने के लिए वो लॉकेट से पावर चैनलाइज कर लेती है और विजन्स को फिर से देख पाती है। अब अपनी एबिलिटी बढ़ाने के बाद उसका सबसे पहला ख्याल था अपने बचपन का अधूरा ख्वाब पूरा करना, यानी कि एक सीरीज ऑफ सीरियल किलर को पकड़ना, जो कि सालों से कई लोगों को मार रहा था, स्पेशली गर्ल्स को। अब वो थिंग को यानी कि उस हाथ को पुलिस स्टेशन भेजती है, जहां से वो एक विक्टिम की बॉलिंग बॉल ले आता है, जो कि किडनैप होते टाइम उस विक्टिम ने गिरा दी थी और उसकी मदद से वेंसडे विजन्स के जरिए किलर का चेहरा, नाम और सब कुछ देख लेती है। अब अगले ही सीन में वो कैंसस सिटी पहुंच जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसके सारे हिडन वेपन्स निकाल लिए जाते हैं, साथ ही साथ थिंग को भी। अब वहां पर ढेर सारे ब्लेड्स थे, गन थी, बहुत कुछ वो कैरी कर रही थी। खैर फाइनली वो किलर के घर तक पहुंच जाती है, जहां पर वो उसको एक मौका देती है कि वो उसे किडनैप कर ले, और ऐसे करके वो उस किलर की किलिंग वर्कशॉप के अंदर आ गई थी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, किलर उसको मारने आता है, जो कि उसे मार के एक डॉल की तरह सजाना चाहता था, लेकिन थिंग भी यहीं पर था, जो कि उस किलर के ऊपर हमला कर देता है और अब फाइनली वेंसडे उसे उसके किए की सजा दे देती है। यहाँ पर अब हम और थिंग एक चीज नोटिस करते हैं कि वेंसडे अब जब भी विजन्स देख रही थी तो उसके काले आंसू गिर रहे होते हैं, जिस पर अभी वो इतना ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपनी माँ से बात करती है, जो कि ये कहती है कि उन्होंने अभी साथ में ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं किया है और ये पहली बार था जब वेंसडे कहीं स्कूल जाने के लिए खुद से कह रही थी। अब वेंसडे अपने उन काले आंसुओं को लेकर थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है और गुडी की किताब में जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं था, यानी कि वहाँ पर ऐसे काले आंसुओं का कोई भी जिक्र नहीं होता और वो अपनी माँ से भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। खैर अगले सीन में वेंसडे के पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे और पक्सली को नेवरमोर छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि अब पक्सली का भी वहाँ पर एडमिशन करवा दिया गया था और उसकी शक्तियाँ हैं अंकल फेस्टर जैसी, यानी कि इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करने वाली। अब वेंसडे उसे सताती तो रहती है, लेकिन उसे उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करना भी सिखाती है और असल में ये पूरा ही परिवार केओटिक है, तो रास्ते में वो एक बड़ा एक्सीडेंट भी कॉज कर देती है, जिससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बीच हम एक आदमी को छुपकर एक कपल की फोटोज लेता देखते हैं और इस कपल का शायद आपस में अफेयर चल रहा था, जिस पर कोई तो जासूसी करवाना चाहता है और ये आदमी उन्हें इसलिए ही कैप्चर कर रहा होगा। खैर अभी उस आदमी के पास ढेर सारी रेवन बर्ड्स अचानक से आ जाती हैं और हम जानते हैं कि रेवन अकेले नहीं आती, अपने साथ मौत लेकर आती है। तो यहाँ पर वो खुद मौत बनकर आई है, जो कि उस आदमी पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और मरने से पहले ये आदमी किसी को इन्फॉर्म करता है कि शायद उसको ढूंढ लिया गया है और सारी फाइल्स और सबूत उसके डेस्क पर हैं। और हम यहाँ पर रेवंस की लीडर बर्ड को भी देखते हैं, जो कि दिखने में काफी क्रीपी है, जिसकी एक आंख लाल है और एक खराब है। तभी वेंसडे स्कूल आ चुकी थी, जिसे सभी बच्चे ग्रीट करते हैं, क्योंकि अब वो वहाँ पर एक हीरो की तरह बन गई है। लेकिन उसको तो कभी हीरो बनना ही नहीं था, उसे तो खाली नेवरमोर को बचाना था, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्कूल बन चुका है। अब बियांका वहाँ पर आकर अपने सायरन सॉन्ग से वेंसडे का ऑटोग्राफ लेने आई हुई लड़कियों को भगा देती है और वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करती है, क्योंकि आखिरी सीजन में ये थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई थी। खैर अब स्कूल के नए प्रिंसिपल मिस्टर बैरी डॉट उसको ग्रीट करते हैं, जो कि काफी फन लविंग और मजाकिया इंसान लग रहे थे। वो ये कहते हैं कि वो नेवरमोर की फाउंडर पायर ट्रेडिशन को फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सा बॉनफायर होगा और वेंसडे उसमें स्टूडेंट ऑफ ऑनर बन के आए। प्लस लेरिसा वीन्स ने स्कूल में सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ था, जिसको वो ठीक कर ही देंगे और वेंसडे को अभी उनकी किसी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और उसका नेचर तो ऐसा ही था। अब वो अपने रूम में आती है और अपनी फ्रेंड एनेट से मिलती है, जो कि काफी खुश थी और वेंसडे के लिए गिफ्ट लाई थी और वेंसडे भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी, जो कि उसी सीरियल किलर का था, जो कि एक डॉल थी, जिसके अंदर वो असली इंसानी हेयर इस्तेमाल करता था। इनफैक्ट एनेट कहती भी है कि काफी सॉफ्ट है, रियल लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, रियल होंगे तो सॉफ्ट तो लगेंगे ही। खैर दोनों थोड़ी और बात करती हैं, जहाँ पर वेंसडे बताती है कि पब्लिशर ने उसके नोवेल के अंदर गलतियां निकाल कर उसको वापस कर दिया। अब इसी बीच एजेक्स एनेट से मिलने आता है, लेकिन एनेट उसको अवॉइड कर रही होती है, उससे छुप रही होती है, क्योंकि एनेट को ऐसा लगता है कि वो एजेक्स के लिए सही नहीं है।
अब वेंसडे जब दरवाजा खोलती है तो यहाँ पहले से एक बो और एरो सेटअप था जो कि ट्रिगर होकर शूट हो जाता है और उस पर एक फोटो थी जो कि वेंसडे की बैरी से बात करते टाइम की होती है और फोटो पर लिखा हुआ था कि वो अभी भी वेंसडे पर नजर रख रहा है। मतलब कि आखिरी सीजन की एंडिंग में उसका एक स्टॉकर बना हुआ था जो कि अभी भी उसको स्टॉक कर रहा था। इनफैक्ट लॉरेल गेट्स वाला जो म्यूजिकल सिस्टम बॉक्स था उसके अंदर भी उसकी फोटोज थी, यानी कि स्टार्टिंग से ही कोई इस पर नजर रखता आ रहा है। खैर अब वो उस फोटो से विजन्स को देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे खाली स्टॉकर का पीओवी दिखाई देता है, लेकिन स्टॉकर को वो नहीं देख पाती, जिससे कि वेंसडे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और उसके काले आंसू फिर से गिरने लगते हैं। जिसके बाद हम पक्सले को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर था जहाँ पर यूजीन उसका रूममेट होता है। वो ये बताता है कि हाइड का हमला हुआ था, उसके बाद से उसके नाइटमेयर्स हमेशा उसे परेशान करते हैं। अब पक्सली जो होता है वो यूजीन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीन ये कहता है कि उसके तो पहले से ही फ्रेंड्स हैं और वो पहले देखेगा कि उनकी कितनी बॉन्डिंग बनती है, उसी हिसाब से उनकी दोस्ती होगी। अब इसी बीच एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उनका नया डॉम एडवाइजर है। और बात करी जाए थॉर्नहिल के बारे में, यानी कि लॉरेल गेट्स के बारे में, वो तो जेल के अंदर थी। अब अगले सीन में हम वेंसडे को उसके परिवार और प्रिंसिपल बैरी के साथ देख पाते हैं जहां पर वो ये बताते हैं कि जेवियर के पिता जो कि यहाँ के गाला के फंड रेजर कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपना नाम अब वापस ले लिया है और वो यहाँ से चले गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जेवियर को स्विट्जरलैंड की राइकनबैक एकेडमी के अंदर भर्ती करवा दिया है। तो बैरी ये चाहता है कि मोर्टिशिया गाला के फंड रेजर कमेटी की चेयरपर्सन बन जाए और उनको फिर यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो उन्हें उनका रूम दिखाते हैं जो कि पहले असल में लॉरेल गेट्स का यानी कि थॉर्नहिल का हुआ करता था और वो तो जेल में थी। मोर्टिशिया वेंसडे से बात करती है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी और फिलहाल अभी वेंसडे की ब्लड लाइन से कोई गार्डियन स्पिरिट उसके पास नहीं आई है, तो तब तक वो उसकी मेंटोर बन सकती है। और अब बातों ही बातों में मोर्टिशिया अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र करती है जो कि खुद भी एक रेवन थी और उसके साथ कुछ तो ट्रेजेडी हुई थी। खैर मोर्टिशिया गोमेज से ये कहती है कि वेंसडे कुछ तो छुपा रही है और इस बार वो जो पहले हुआ वो नहीं होने देगी। मतलब कि पास्ट में कुछ तो भयानक घटित हो चुका है जिसकी शुरुआत वेंसडे जैसी थी, मतलब कि वही काले आंसू। अब वेंसडे जंगलों में जाती है जहाँ पर वो उस आदमी की डेथ स्पॉट देखती है जिसे रेवंस ने मारा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ शेरिफ गैल्पिन जो होता है उसने काम छोड़ दिया था, जो कि वेंसडे को दिखाई देता है, जिससे बात करने पर वो उसके पीछे जाती है। खैर अब वो ये बताता है कि इस विक्टिम का नाम कार्ल था और वो उसका फ्रेंड हुआ करता था। अब ये लोग एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें आउटकास्ट पर कोई खतरा आने वाला है। अब वेंसडे ये कहती है कि वो आउटकास्ट की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, तो वो ये बताता है कि उसका बेटा भी तो एक आउटकास्ट ही है और अब अगर वेंसडे उनका साथ दे तो वो इस केस की तह तक जा सकते हैं। वो वेंसडे को रेवन से सावधान रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि वो सब पर नजर रख रही हैं और तभी हम उस लीडर रेवन को वहाँ पर बैठा देख पाते हैं जो कि इनके ऊपर नजर रख रही थी। अब अगले सीन में कहानी जो होती है वो स्कूल की तरफ आती है जहाँ पर एजेक्स जो होता है वो सारे स्टूडेंट्स को द स्कल ट्री की कहानी सुना रहा था, जो कि एक ट्रेडिशन है, स्कूल की रात सबको सुनाई जाती है। तो असल में एक बीमार बच्चा था जिसका दिल काफी कमजोर था और वो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने इन्वेंशन की ड्राइंग बनाता रहता, लेकिन उसके पास समय काफी कम था। तो उसने अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाया और फिर वो ठीक हो गया। अब धीरे धीरे वो काफी कोल्ड और एम्बिशियस बन गया जो कि नेवर मोर आया, लेकिन उसके इन्वेंशंस काफी डार्क होते गए और एक हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसके शरीर को स्कल ट्री के नीचे ही बैरी कर दिया गया था और जब भी कोई स्कल ट्री की आंख में कान लगाता तो उसे उस मैकेनिकल हार्ट की आवाज आया करती थी और इस कहानी से पक्सली काफी फैसिनेट हो जाता है। अब इसी बीच नए प्रिंसिपल बैरी को दिखाया जाता है जो कि बियांका को धमकी दे रहे थे कि वो गाला के लिए डोनेशन कमेटी की हेड बने और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन लेकर आए जिसमें सही और गलत दोनों रास्ते होंगे, यानी कि जैसा उसके खुद के माता पिता कर रहे थे। और वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसको यहाँ से निकाल देंगे। जिसको सुनकर बियांका काफी परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसको तो ये करना ही पड़ेगा। अब इसी बीच हम उस टॉकर को देखते हैं जो कि वेंसडे की हर एक हरकत को ट्रेस कर रहा था और एक फोटो से तो वो उसकी आंखों के कटआउट्स को निकाल देता है और यहाँ पर हम उस टॉकर का चेहरा अभी भी नहीं देख पाते। तभी वेंसडे अपना जेलो प्ले कर रही होती है जिसके पास उसकी नई म्यूजिक टीचर मिस कैप्री आती है जो कि फेमस है क्योंकि उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया था और यहाँ दोनों ही थोड़ी बहुत बात करने लगती हैं। अगले सीन में बॉनफायर की तैयारी चल रही होती है जहाँ पर बैरी मोर्टिशिया से गाला की चेयरपर्सन बनने के लिए बोलता है और बियांका भी अब इस चीज के लिए तैयार हो चुकी थी। खैर अब तभी हम एनिड को देखते हैं जो कि थिंग को एक मिनिएचर हाउस बनाकर देती है जहाँ पर वो आराम से रहेगा।
अब एनिड वेंसडे को जेवियर का भेजा हुआ लेटर पढ़कर सुनाती है, जिसमें जेवियर ने अपनी बनाई हुई ड्राइंग का जिक्र करा हुआ था, जो कि अचानक से उसे अपने विजन्स में दिखाई दी थी और इसका ताल्लुकात वेंसडे से है। और हम ड्राइंग देखते हैं तो इसके अंदर वही एक आंख वाली रेवन हेडस्टोन पर बैठी हुई थी। अब तभी वेंसडे को स्टॉकर का मैसेज आता है कि वो उसकी नोवेल ले गया है और उसे बॉन फायर में जला देगा, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बाहर जाती है तो स्टॉकर उसे एक और नोट भेजता है जिस पर ब्लेड्स भी लगी हुई थी, जिससे कि वो थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। नोट पर लिखा था कि वेंसडे के नोवेल और बाकी सवालों के जवाब चाहिए तो बॉन फायर के अंदर चले जाओ। तो वो फायर के अंदर चली जाती है, जिसे वो नोवेल वहाँ पर रखी हुई मिलती है। अब फायर को लाइट किया जा रहा होता है, लेकिन सही समय रहते वेंसडे उसके अंदर से नोवेल निकाल कर ले आती है। अब उसे और बाकी सारे सेवियर्स को सम्मान देने के लिए पेंटिंग अनवील करी जाती है, लेकिन वेंसडे बीइंग वेंसडे वो उस पेंटिंग को ही जला डालती है कि वो अच्छी नहीं है और हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है और वो जैसी है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो अपने स्टॉकर को भी एक तरह से धमकी दे रही थी कि वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देगी। अगले सीन में हम पग्सली को देख पाते हैं जो कि द स्कल ट्री जा रहा था और यहाँ पर वो गलती से अपने इलेक्ट्रिक पावर से उस मैकेनिकल हार्ट वाले लड़के के शरीर को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसको जिंदा कर देता है, जो कि जमीन फाड़ कर बाहर आ गया था। और पग्सले को ये काफी फैसिनेटिंग और कूल लगता है। खैर दूसरी ओर वेंसडे एनिड से बात कर रही होती है और अब वेंसडे को विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो रेवन बर्ड्स उसको ग्रेवयार्ड के अंदर लेकर आई थी और यहाँ एनिड की ही ग्रेव उसको मिलती है, जिसकी स्पिरिट वेंसडे से ये कहती है कि उसकी वजह से एनिड की जान गई। और वेंसडे के लिए ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेंसडे को दिखाते हुए, जो कि एनिड की मौत के विजन से घबरा कर जागती है और अभी उसकी माँ उसके पास ही थी जो कि उसको संभालती है। मोर्टिशिया वेंसडे को बताती है कि उसे अपनी एबिलिटी को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और इन काले आंसुओं की वजह वो जानती है, जिनको वो पहले भी देख चुकी है। और पहले उसकी बहन ओफेलिया ने उसकी बात नहीं मानी थी और अब वेंसडे भी सेम चीज कर रही है। वो वजह बताती है कि वेंसडे को असल में साइकिक एग्जॉशन हो रहा है और वो अपनी एबिलिटी खो भी सकती है अगर ऐसा ही चलता रहा। और उसे ठीक होने के लिए गुडी की किताब को मदर को देना होगा, जिसके अंदर वो कोई स्पेल ढूंढेगी। और वैसे भी वेंसडे अब गुडी को छोड़ दे और अब उसे कोई और गाइड मिल जाएगा, लेकिन वेंसडे उनकी कोई बात नहीं सुनती। और मोर्टिशिया इस बारे में पहले से जानती थी कि ना ही वो अभी इस बारे में कोई बात करेगी, ना ही वो उनकी बात सुनना चाहती है। अब अगले सीन में वेंसडे कहीं जा रही थी जहां पर वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचती है। सबसे पहले गैलपिन की वो वार्निंग, यानी कि शेरिफ की, जेवियर की उस ड्राइंग और उसके विजन के बारे में, और उन सब के अंदर वो एक आंख वाली रेवन मेन थी और कुछ तो बहुत ही बुरा काफी नजदीक होने वाला है। अब वो शेरिफ से मिलने जाती है, लेकिन उसे उसकी लाश मिलती है जिसकी आंखें रेवंस ने नोच ली थी और उसके मुंह के अंदर से ढेर सारी रेवन बर्ड्स बाहर आती हैं, लेकिन इस बार इसने हद ही कर दी। खैर यहाँ पर वो लीडर रेवन भी है और अब से हम लीडर रेवन कहेंगे तो आप समझ जाना कि वही एक आंख वाली रेवन की बात हो रही है, यानी कि जिसकी एक आंख लाल है। खैर अब रेवन के जाने के बाद में वेंसडे शेरिफ की बॉडी को टच करके विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन शॉकिंगली अब उसकी एबिलिटी जा चुकी थी, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है और अब तक पुलिस आकर उसको अरेस्ट भी कर लेती है, क्योंकि मौके पर वही पकड़ी गई थी। अब नई शेरिफ उससे पूछताछ करती है एज वो अभी शक की निगाह में थी और वेंसडे टाइलर के लिए बोलती है तो शेरिफ मना करती है, क्योंकि वो अभी जेल के अंदर कैद निगरानी के अंदर था। वो ये भी बताती है कि कार्ल ने लास्ट नाइट शेरिफ से बात करी थी, लेकिन अभी उसका फोन गायब है, जिसके बारे में वेंसडे को भी कोई आइडिया नहीं था। अब तक गोमेज वहां पर आ जाता है जो कि खुद एक लॉयर था और वेंसडे का केस वो खुद हैंडल करने वाला था, तो वो उसको अभी यहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करता है कि वो शेरिफ के पास क्यों गई थी, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देती। और जब वो मोर्टिशिया के बारे में पूछती है तो वो ये बताते हैं कि ये बात अभी वो उन दोनों के बीच ही रखेंगे। खैर अब वेंसडे ओफेलिया के बारे में पूछती है तो वो ये कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, इस बारे में वो कुछ भी बात नहीं करना चाहते। अब इसी बीच हम पग्सले को देखते हैं जो कि उस मैकेनिकल हार्ड बॉय को अपने साथ ले आया है और उसे यूजीन के बी हाउस के अंदर छुपा देता है। और यूजीन के बारे में एक बात हम बता दें कि अब वो बीज के अलावा भी बाकी इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ पर वो दोनों उस मैकेनिकल हार्ड बॉय, जैसे अभी हम डेड कहेंगे, उसको बंद करके रखते हैं। और हम जानते हैं कि पग्सले भाई भी किसका है, वेंसडे का, तो यहाँ पर वो उस डेड को पेट बनाने की बात करने लगता है। वो ये कहता है कि इस डेड के पास दिमाग नहीं है और वो उनको हार्म नहीं कर पाएगा और बस वो अभी भूखा है, जिसको वो हनी देते हैं, जिसको पीकर उल्टा वो उनके ऊपर ही वॉमिट कर देता है और ऐसे पग्सली उसका नाम रखता है स्लर्प।
तभी वेंसडे हमें नेवरमोर के अंदर दिखाई जाती है, जहाँ पर वो थिंग से बात करती है कि उसे जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा कि शेरिफ की मौत कैसे हुई और एनिड उसकी वजह से कैसे मर सकती है, प्लस उस रेवन का इन सब से क्या रिश्ता है। खैर अब जब वेंसडे अपने रूम में जाती है तो एनिड उसके साथ प्रैंक करती है कि वो खत्म हो गई है और ये कहती है कि वेंसडे ने भी तो उसके साथ प्रैंक किया था ना, यानी कि उस नकली आंख को उसके बेड पर छोड़कर। लेकिन वेंसडे ने यहाँ कोई भी प्रैंक नहीं किया था और यहाँ जो एक आंख पड़ी हुई थी वो असल में शेरिफ की ही थी। अब वेंसडे एनिड को सारा सच बताती है और अभी एनिड के फोन पर शेरिफ के नंबर से वेंसडे की फोटोज आती हैं, जो कि थोड़े ही समय पहले स्टॉकर ने क्लिक करी थी और उसने ही वो भेजी थी। एनिड कहती है कि वो अभी से इन सब में नहीं पढ़ना चाहती है, तो वो उससे दूर रहेगी। और उसके जाने के बाद वेंसडे आंख से विजन्स देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी भी वापस नहीं आई थी। अब वो यहाँ से निकल जाती है और थिंग को गुडी की किताब रीड करने का काम देती है, जिसमें उन्हें शायद इस चीज का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि आज प्रैंक डे के मजे ले रहे होते हैं और कहीं पर यूजीन एनिड के नए क्रश ब्रूनो को बीच से परेशान कर देता है। कभी एजेक्स यूजीन और पक्सले को पत्थर बना देता है तो कभी कोई एजेक्स को हवा में उड़ा देता है। इसी बीच हम नेवरमोर के बहुत पुराने प्रोफेसर ऑर्लॉफ को देखते हैं, जिनकी बॉडी सर से नीचे मैकेनिकल थी और सर एक जार में बंद था, जिनसे बैरी स्कूल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। तभी वेंसडे उनके पास आती है और ये पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जिस पर वो कहते हैं कि बर्ड्स को तो एवियन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से कोई भी एवियन यहाँ पर एनरोल ही नहीं हुआ है। दूसरी ओर हम बियांका और मोर्टिशा को देखते हैं, जो कि अब गाला डोनेशन के लिए साथ काम कर रही थी। बियांका बताती है कि उसने अपनी माँ के साथ समर वेकेशंस में वक्त स्पेंड किया था और उनके फैसलों पर फिर से चर्चा करी। मोर्टिशा ये कहती है कि वेंसडे उनके यहाँ रहने से खुश नहीं है, जिस पर बियांका उन्हें दिलासा देती है। वो मोर्टिशा की तारीफ भी करती है, जिन्होंने काफी कुछ अच्छे काम किए थे और उनके अच्छे काम में आते हैं मर्डर्स। लेकिन खाली इतना ही नहीं था, यहाँ पर वो काफी चैंपियनशिप भी जीती थी और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया था। नाइट शीट की मेंबर भी रह चुकी थी। खैर इसी बीच हम पक्सले को देखते हैं, जो कि उस डेड को खाना देकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वो डेड खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। मीन्स वो दिमाग लगा रहा था और वो आजाद भी हो जाता है। तभी वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि टाइलर से मिलने जेल जा रही थी और थिंग को किताब की जिम्मेदारी वो सौंप कर जाती है। अब वो जेल तक जाने के लिए एनिड की ड्राइविंग स्कूल की एडमिशन रिसिप्ट चुरा लेती है और ड्राइव इंस्ट्रक्टर की कार हाईजैक कर लेती है। तो अब वेंसडे डिसाइड करती है कि वो विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाएगी, जहां पर फिलहाल टाइलर बंद हो रखा था। वो उससे मिलना चाहती थी। अब फर्स्ट टाइम जब वेंसडे विलो हिल जाती है तो वहां पर शुरुआत में वो जूडी से मिलती है, जो कि वहां की रिसेप्शनिस्ट होती है। अब तभी वेंसडे जो होती है वो जूडी को पेपर वर्क देती है, जिसके बाद जूडी वहां से उसकी मीटिंग सीधा डॉक्टर फेयरबर्न से करवाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न वेंसडे से मिलती है, जो कि ये बताती है कि टाइलर अक्सर उसकी बात करता है। वो आगे कहती है कि वो एक मैनिपुलेटिव और हाइपर टाइप का हाइड है और वो हाइड को पहली बार हैंडल कर रही है, तो उन्हें भी वेंसडे की जरूरत पड़ सकती है। अब वो लॉरेल गेट्स के बारे में बताती है, तो वो अभी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि वो टाइलर की मास्टर है, लेकिन फिर भी दोनों को दूर रखा हुआ है ताकि उनका बॉन्ड टूट जाए या फिर एटलीस्ट कमजोर हो जाए। अब वेंसडे टाइलर से मिलती है, जो कि उसे पहले मैनिपुलेट और कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और उसे उसके पिता शेरिफ की मौत के बारे में भी बताती है। लेकिन टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि वेंसडे इस केस में हेल्प लेने आई है, जिसे वो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो वेंसडे को डार्कनेस में फंसते हुए परेशान होते हुए देखना चाहता है। अब टाइलर वेंसडे से ये कहता है कि वो एनिड को जब भी देखेगा तो खत्म कर देगा और ये सुनकर वेंसडे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। वो उल्टा उसकी इंसल्ट करने लगती है, जिससे कि टाइलर हाइड बनने लगता है और यहाँ पर कड़ी प्रोटेक्शन और टेक की वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। मीनवाइल पग्सले को यूजीन बताता है कि उनका वो डेड पेट भाग गया है, जिससे कि वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम एनिड को देखते हैं, जो कि थिंग से बात करती है, जिसका आज बर्थडे था और पूरी एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई थी, जिससे कि वो काफी अपसेट था। खैर अब यहाँ एनिड ब्रूनो के साथ आई थी, लेकिन रूम के अंदर थोड़ी हलचल होती है और इससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं पर थिंग जो होता है वो नहीं देख पाता कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी ओर हम बियांका को देख पाते हैं, जिसे बैरी ऑर्डर देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन के लिए मोर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करे। लेकिन बियांका इस काम से बचने उन पर ही सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है, लेकिन वो वश में नहीं होते क्योंकि उनके पास पहले से प्रोटेक्शन लॉकेट था।
अब हम वेंसडे को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आती है, जिसको एनिड कहीं नहीं मिलती और थिंग भी किसी अनहोनी की बात करता है। तभी एनिड के फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे वो पिक करती है। कॉल पर स्टॉकर कहता है कि अब गेम शुरू हो चुका है और वेंसडे को अगले 30 मिनट में अपनी दोस्त एनिड को ढूंढकर निकालना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। और टाइम अब शुरू होता है। वेंसडे को एक नोट भी मिलता है जिस पर कुछ लेटर नहीं थे बल्कि नोट्स थे, तो वो पियानो से प्ले करके एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। यहाँ पर उसे आगे एक फैसिलिटी में एनिड और ब्रूनो मिल जाते हैं जो कि रोमांस ही कर रहे थे और उनके ऊपर ब्लेड स्ट्रैप था जो कि नीचे आने लगता है। अब ट्रैप नीचे आने लगा था जिससे वो मारे जाते और वेंसडे को एक नया नोट मिलता है जिसके अंदर किसी किताब की बात हो रही थी, जिसका वो नाम लिख देती है तो ट्रैप रुक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। और तब जाकर सामने आती है वेंसडे की सुपर फैन एग्नेस जो कि है उसकी स्टॉकर, और ये सारे प्रैंक उसने वेंसडे की नजर में अच्छा रहने के लिए किए थे। और एग्नेस वही लड़की है जो कि शुरुआत में हमने देखी थी, जो कि वेंसडे के स्कूल के अंदर आने पर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, जो कि मात्र 13 साल की है और वो यहाँ पर एक नई तरह की आउटकास्ट है जिसके पास में इनविजिबिलिटी की शक्ति थी, विच एक्सप्लेन्स कि वो इजीली कैसे यहाँ पर वेंसडे के ऊपर नजर रख पा रही थी। अब वो वेंसडे को शेरिफ का फोन देती है और ये बताती है कि वो उनके कातिल को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन अभी वेंसडे इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। अब वो अपने रूम में आती है जहाँ पर मॉर्टिशिया वो गुड़ी वाली किताब ले गई थी और यहाँ पर उसे वो रेवन उस पर नजर रखती हुई मिलती है जो कि उसे देखकर भाग जाती है। अब हमको यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि बैरी यानी कि बैरी डॉट ने असल में बियांका को खाली ये नहीं कहा था कि वो मॉर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करके डोनेशन ले ले, बल्कि उसने ये भी कहा था कि वो मॉर्टिशा की माँ को गाला में बुलाए, जिसके चलते वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन क्रिएट कर पाएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है अब बियांका के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो बैरी की बात मानकर मॉर्टिशा की मदर को गाला में बुलाने के लिए मॉर्टिशा के ऊपर सायरन सॉन्ग इस्तेमाल करती है। मीनवाइल हम उस ड्राइवर इंस्ट्रक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर जा रहा था, जिसे रास्ते में वो डेड मिलता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको यहाँ पर पग्सले ने जिंदा कर दिया था। इसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है मॉर्टिशा को दिखाते हुए जो कि परेशान है क्योंकि अभी वो सायरन सॉन्ग के वश में थी और वो अपनी माँ को यहाँ पर बुलाना चाह रही थी, लेकिन असल में वो ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर रिश्तों की बात करी जाए तो जितने बुरे उसके और वेंसडे के रिश्ते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा बुरे उसके और उसकी माँ के रिश्ते थे ड्यू टू हर सिस्टर। अब वेंसडे यहाँ पर किताब चुराने आती है क्योंकि गोमेज और उसकी माँ जो होती है वो नाच रहे थे, लेकिन मॉर्टिशा को पहले से अंदाजा था और वो वेंसडे को समझाती है कि वो किताब का पीछा छोड़ दे, क्योंकि उसकी बहन ओफिलिया भी ऐसे ही पागल सी हो गई थी जिसे उसकी माँ बचा नहीं पाई, लेकिन मॉर्टिशा अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। वेंसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती और अब वेंसडे बातों ही बातों में उसे उस रेवन के बारे में बताती है जो कि उसने सब जगह देखी और विजन्स के अंदर वो एनिड की ग्रेव के ऊपर भी थी, जिस पर मॉर्टिशा कहती है कि एवियन बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और एवियन एक तरह के आउटकास्ट होते हैं जिनकी शक्तियां होती हैं बर्ड्स को कंट्रोल करना। अब जैसे यूजीन की शक्तियां हैं ना इंसेक्ट्स के ऊपर, सेम बिल्कुल इस तरह से। अब वेंसडे यहाँ समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसको किताब नहीं देगी चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वेंसडे निराश होकर अपने रूम में आ जाती है जहाँ पर एनिड उसे ये बताती है कि वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर वेंसडे भी चल सकती है, लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी। उसको तो खाली केस सॉल्व करने में मजा आया करता। अब एनिड के जाने के बाद में वेंसडे थिंग से बात करती है कि शेरिफ गैल्पिन की आंख उसकी हेल्प नहीं कर रही है और अब तभी वहाँ पर एग्नेस आती है जिसकी शक्तियां हैं कि वो गायब हो सकती है और ये मैंने आपको बताया भी था। अब वो वेंसडे को उसके साथ जोड़ने की बात करती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वेंसडे उसे फिर से साफ इनकार कर देती है जिससे कि एग्नेस निराश हो जाती है, लेकिन ये जरूर कहती है कि जितना वेंसडे उसे उससे दूर करेगी वो उतना उसको मनाने की कोशिश करेगी। अब इसी बीच हम पग्सली और यूजिन को देख पाते हैं जिन्हें बी हाउस के अंदर स्लर्प यानी कि डेड मिलता है जो कि खुद पे खुद वापस आ गया था और जैसा कि आखिरी एपिसोड के अंदर उसने टैक्सी ड्राइवर का दिमाग खा लिया था तो वो खुद ही अपने दिमाग को वापस से रीजनरेट करने लगता है और ये चीज ये दोनों नोटिस भी करते हैं। अब वो उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, साथ ही साथ कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा था और यूजिन ये कहने लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर कैंपिंग नहीं जा सकते, ये काफी डेंजरस है। इस पर पग्सले कहता है कि वो कुछ सेट करके जाएगा और वो उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे।
तभी हम वेंसडे को शेरिफ गैल्पिन के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहां पर नई शेरिफ उसे केस से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि एक तो वो टाइलर के पास गई थी तो वो उसके लिए खतरा है, डेंजरस है, दूसरा कातिल भी खुला घूम रहा है और वेंसडे शायद उसका अगला शिकार हो सकती है, तो उसके लिए डबल रिस्क है। अब शेरिफ के जाने के बाद में वेंसडे जो है वो डॉक्टर फेयरबर्न से बात करती है, जो कि विलो हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर ही काम करती है। बेसिकली वहाँ की इंचार्ज है और वहीं पर टाइलर को रखा गया था। खैर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या कभी गैल्पिन टाइलर से मिले हैं, तो वो ये बताती है कि हाँ शेरिफ 1-2 बार मिले थे, लेकिन तब टाइलर काफी गुस्से से भर गया था, पागल सा और एग्रेसिव हो गया था, काफी बेकाबू भी था, जिसे कंट्रोल करने में उन्हें पूरे 5 मिनट से ज्यादा लगे और ऐसा पहली बार हुआ था। अब वेंसडे उससे एवियन का जिक्र करती है तो डॉक्टर ये बताती है कि जेल के अंदर तो कोई भी एवियन नहीं है। खैर अब डॉक्टर फेयरबर्न वहां से निकल जाती है और हम उसे लीडर रेवन को वेंसडे की इस मूव पर भी नजर रखते हुए देखते हैं। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हम बियांका को देख पाते हैं, जो कि अपनी माँ से मिलने एक होटल गई थी, जहां पर वो छुपी हुई है, और यहाँ पर बियांका ने रिसेप्शनिस्ट के ऊपर सॉन्ग गा दिया था, जिसके चलते उसे कोई भी कॉन्वर्जेशन याद ही न रहे कि बियांका यहाँ पर कभी आई भी थी। अब यहाँ पर बियांका की माँ इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि उनके दूसरे पति गिडियन ने और अपने कल्ट मॉर्निंग सॉन्ग में लोगों को जोड़ने और लूटने के लिए कहा था, लेकिन हुआ ये था कि रेड पड़ गई और वो फरार हो चुका है। बियांका अपनी माँ को समझाती है कि वो परेशान ना हो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और जब गिडियन पुलिस को मिल जाएगा तो वो लोग आजाद हो जाएंगी, और वो अपनी माँ को बेसिकली अंडरग्राउंड करना चाहती थी। अब अचानक से वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि एग्नेस के पास थी, और वो उससे ये पूछती है कि उसने शेरिफ गैल्पिन का फोन चुराया ये तो ठीक है, लेकिन अनलॉक कैसे किया। तो वो इस चीज का एक नमूना दिखाती है। असल में उसके शेप शिफ्टर दोस्त ने शेरिफ का रूप लेकर फेस आईडी से फोन को अनलॉक कर दिया था। अब एग्नेस वेंसडे को थोड़ी बहुत और चीजें देती है, जो कि वो शेरिफ के घर से लेकर आई थी, और फोन की वॉइस मेल में वेंसडे को कार्ल की डेस्क के बारे में पता चलता है, यानी कि वही फोटोग्राफर जो कि स्टार्टिंग में कपल की फोटो खींच रहा था, जिसको रेवंस ने खत्म कर दिया, और वहां पर काफी सारे सबूत थे। वो दिमाग लगाती है तो उसे शेरिफ के सामान में एक फोटो मिलती है, जिसमें एक ओल्ड कॉटेज था, और यही उसका और कार्ल का एक तरह का ऑफिस था। अब वो वहां जाने का फैसला कर लेती है, और इत्तेफाक से कैंपिंग के लिए स्कूल वाले बच्चे जो थे वो वहीं पर जा रहे थे, और अब वो भी कैंपिंग ज्वाइन कर लेती है। अब एग्नेस उसके साथ जाती है, जो कि उस कॉटेज के सारे कोऑर्डिनेट्स पहले ही निकाल चुकी थी, और अभी के लिए वेंसडे उसे अपनी असिस्टेंट बना लेती है। मीनवाइल हमें एनेड और एजेक्स को दिखाया जाता है, जिनके रिश्ते अब और ज्यादा बिखर गए थे, जिससे कि एजेक्स काफी परेशान रहने लगा था, उसे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही थी। खैर फाइनली सभी लोग ट्रिप के लिए जाते हैं और अगले सीन में कैंपिंग एरिया पहुंच जाते हैं, और पग्सले जो होता है ना, वो इतना बड़ा बेवकूफ था कि वो डेड को कॉफिन में लेकर आ गया था, यानी कि स्लर्प को, जिससे वेंसडे ये पूछती है कि इसके अंदर है क्या, तो वो उसको बताने से झिझकने लगता है, और इतने में ही वहाँ पर मोर्टिशिया और गोमेज भी आ जाते हैं, और वेंसडे मोर्टिशिया से नाराज थी, जिस पर मोर्टिशिया अपने पति गोमेज से ये कहती है कि वो वेंसडे का गुस्सा तो झेल सकती है, लेकिन उसको खो नहीं सकती, यानी कि वो उसे किताब नहीं दे रही थी, जिस वजह से वेंसडे उससे नाराज थी। तभी पग्सले से यूजिन को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि कैंप में डेड को देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जो किया था उसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब कैंपिंग की तैयारी तो शुरू हो गई थी, लेकिन तभी वहां पर नॉर्मल लोग यानी कि नॉर्मीज आ जाते हैं, और कैडेट क्लॉ वहां पर था, और उन्होंने भी कैंप साइट बुक कर रखी थी, यानी कि यहाँ पर डबल बुकिंग हो गई थी। अब होता यह है कि आउटकास्ट और नॉर्मल में कंपटीशन हो जाता है, जिसके चलते ये डिसाइड होने वाला था कि कौन यहाँ पर कैंपिंग करेगा, एंड ऑब्वियसली हमारी वेंसडे इस गेम में जीत जाती है, जो कि बुरी तरह से यहाँ पर कैडेट्स को हरा चुकी थी, और इसी के चलते कैडेट क्लॉ जो होता है वो काफी नाराज हो जाता है, और वो अब यहाँ पर बदला लेने की सोचने लगता है कि वो अपना बदला लेगा और इस जगह को वापस लेकर रहेगा। अब हमें वेंसडे को दिखाया जाता है, जो कि रात को शेरिफ के कैबिन के अंदर जाती है, जहां पर उसे ढेर सारे स्वर्गवासी आउटकास्ट की श्रद्धांजलि वाले पेपर कटिंग मिलती हैं, और उनमें से कई तो 15 साल पहले खत्म हुए थे। अब यहाँ पर एक नाम लुइस का भी लिखा हुआ था,
और यहाँ पर वेंसडे को शक होने लगता है कि शायद यही है जो कि आउटकास्ट को मार रही है और वेंसडे को अब गुडी की किताब वापस चाहिए थी। तभी हम उस लीडर रेवन को भी यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखता देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल था कि अगर वो वेंसडे के ऊपर नजर रख रही थी तो वेंसडे का काम, उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी इजीली कैसे जा सकती है। खैर अब वो कुछ पेपर कटिंग्स लेकर यहाँ से निकल जाती है और इसी बीच हम एजेक्स और एनिड को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और फाइनली वो अपना ब्रेकअप कंफर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर एजेक्स को एक क्लोजर मिल गया था। मीनवाइल हम कैडेट्स को देखते हैं जो कि बदला लेने के लिए आउटकास्ट के कैंप आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर तभी स्लर्प यानी कि डेड उनके लीडर का ही भेजा खा जाता है, यानी कि वो खुद को अपग्रेड कर रहा था, खुद को जिंदा कर रहा था और उसके आजाद होते ही वार्निंग फायरवर्क्स ट्रिगर हो जाते हैं जिससे कि पग्सले और यूजिन कैंप के अंदर आते हैं जहाँ से स्लर्प गायब था। अब एग्नेस वहां पर आती है जो कि वेंसडे के लिए पग्सले पर ही नजर रख रही थी क्योंकि उसके पास इनविजिबिलिटी की शक्ति है। तभी वेंसडे मोर्टिशिया से बात करने आती है कि वो उसे किताब दे दे, लेकिन मोर्टिशिया मना करती है। तो वेंसडे जो होती है वो अपनी माँ को ही ब्लाइंड फोल्डेड स्वॉर्ड्स फाइट का चैलेंज देती है कि जीतने पर किताब उसे मिल जाएगी, जिस पर मोर्टिशिया ये कहती है कि शायद उसकी नानी उसे ये सब सिखा रही होगी और ऐसे ही वो मोर्टिशिया और ओफिलिया में भी फूट डाला करती थी। लेकिन वेंसडे कहती है कि नहीं, वो अपनी नानी से कोई बात नहीं करती। अब दोनों स्वॉर्ड फाइट शुरू करती हैं और इसी बीच हम स्लर्प को देखते हैं जो कि यहाँ वहाँ घूम रहा था और विक्टिम्स क्लेम करने के लिए। सबसे पहले वो गोमेस को हर्ट करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पग्सले आकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसको खराब कर देता है और इसी के चलते गोमेस बच गया था, अदरवाइज अगला नंबर उसका ही लगने वाला था। मीनवाइल हम जंगल के अंदर देखते हैं कि मोर्टिशिया स्वॉर्ड फाइट जीत जाती है और किताब भी वो उसको नहीं देती, लेकिन तभी स्लर्प वहां पर भी आ गया था तो वेंसडे डेड से उसको बचा लेती है। अब पुलिस मौकाए वारदात पर आकर सब कुछ क्लियर करती है और वेंसडे एक अननोन शैडो को उसके ऊपर नजर रखता देख पाती है, जिसके साथ वो लीडर रेवन भी थी। अब वेंसडे की एबिलिटी जा चुकी है और अब उसको किताब भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे ये केस कैसे भी करके सॉल्व करना था। सवाल ये है कि गैल्पिन सभी आउटकास्ट की मौतों को क्यों ट्रैक कर रहा था, क्यों स्टडी कर रहा था, आखिर ये लुइस है कौन और एनिड की मौत का इन सब से क्या लेना देना है। और वेंसडे के सवाल जितने बढ़ रहे हैं सबके जवाब कहीं ना कहीं फेयरबर्न के असाइलम यानी कि जेल विलो हिल के अंदर हैं और ये वही जेल है जहां पर टाइलर को रखा गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग सीन तब आता है जब फेयरबर्न और जूडी जो होते हैं वो यहाँ पर थॉर्न हिल को लेकर आ चुके थे, यानी कि लॉरल गेट्स को, और हम जानते हैं कि टाइलर और उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था। और अब अगर ये दोनों साथ आ चुके हैं तो मतलब ये है कि तबाही जल्दी ही आने वाली है, जिसकी झलक हम आखिरी सीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है लॉरल गेट्स को दिखाते हुए जिसे फेयरबर्न जेल के अंदर लेकर आई थी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके टाइलर को ठीक करने में, जिसमें पहले तो लॉरल गेट्स मना कर देती है, लेकिन अब डॉक्टर फेयरबर्न उसको धमकी देती है कि वो उसको वापस उसकी जेल में भेज देगी जहां पर उसे सीधा काला पानी की सजा दी जाएगी, जिससे परेशान होकर वो हाँ कर देती है और एक बार टाइलर से मिलने का बोलती है। वो उसे टाइलर से मिलने देती है जो कि उसे देखते ही ट्रांसफॉर्म होकर उसे पकड़ लेता है, जिससे वो कहती है कि वो नाराज है, वो ये जानती है, लेकिन अब वो नाराज ना रहे और जल्दी ही वो उसे यहाँ से आजाद कर देगी, जिसको सुनकर वो उसे छोड़ देता है। तभी हम वेंसडे को देख पाते हैं जो कि एक आउटकास्ट विक्टिम पेट्रिशिया की एशिस लेने आती है और उसने अपनी नानी माँ यानी कि हेस्टर को मैसेज कर दिया था कि वो उनकी हेल्प लेने यहाँ पर आ चुकी है। तो वो उनको बताती है कि ये सभी आउटकास्ट, जिनमें से ये पेट्रिशिया भी शामिल थी, मार दिए गए थे और ये सब विलो हिल के पेशेंट्स थे और अभी उसकी दोस्त एनिड की जान खतरे में है जिसे वो बचाना चाहती है। और तभी हम हेस्टर का पेशा जान पाते हैं जो कि असल में हर तरह के फ्यूनरल्स करवाती है, यानी कि मुर्दों का बिजनेस, और यही वो बिजनेस था जिसको ये लोग एनकैश करना चाहते थे, यानी कि करंट प्रिंसिपल ऑफ नेवरमोर, और बियांका यही करना चाह रही थी। खैर तभी हम उस लीडर रेवन को देखते हैं जो कि मौका पाकर पेट्रिशिया वाला पेपर कटिंग उड़ाकर ले जाती है, जिसे वेंसडे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीडर रेवन अपने मास्टर के साथ यहाँ से निकल जाती है, जिसके मास्टर को भी हम बाइक से भागता देखते हैं। अब वेंसडे एनिड को लेकर काफी परेशान होती है और हेस्टर से ये कहती है कि वो इस केस में वेंसडे की हेल्प करे और पूरा ग्रेवयार्ड ही खरीद ले और पता लगाए कि यहाँ के सारे क्रिमेशन आखिर किसकी देखरेख में हुए थे। अब वेंसडे अपने रूम में आती है जहाँ पर एग्नेस उसे पब्लिशर का रिप्लाई बताते हैं और यहाँ से ही उसकी बुक रिजेक्ट हो चुकी थी।
लेकिन फिलहाल उसका दिमाग विलो हिल से जुड़ी हुई गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था और वहाँ अंदर से कुछ पता चलने वाला था। और वहाँ अंदर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, जो कि है अंकल फेस्टर। अब वो अपने अंकल को पूरा काम समझा देती है कि उन्हें वहाँ पर लुइस का पता करना होगा कि वो कोई पेशेंट है या फिर डॉक्टर, जिस पर वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये भी रिवील करते हैं कि ओफिलिया भी कभी विलो हिल गई थी, जो राज अभी तक वेंसडे से छुपा हुआ था। अंकल फेस्टर अब एक होटल में चेक इन करते हैं, जहां पर वो तोड़फोड़ मचाकर खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं और यहां से वो सीधा मेंटल चेकअप के लिए विलो हिल गए थे। लेकिन इसी चक्कर में होटल में छुपी हुई बियांका की मदर भी पुलिस को मिल जाती है। तभी वेंसडे मोर्टिशिया को कन्फ्रंट करती है कि आंट ओफिलिया को विलो हिल क्यों भेजा गया था। लेकिन मोर्टिशिया अभी इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वेंसडे की जिद के आगे वो हार मान जाती है। वो बताती है कि जब ओफिलिया 10 साल की थी तो वो स्कूल के बाहर चिल्लाती हुई मिली, जिसके अंदर से काले आंसू आ रहे थे, यानी कि आंखों से, और तब हेस्टर ने उसे विलो हिल भेज दिया था। मोर्टिशिया ने लाख समझाया कि ओफिलिया की दिक्कत मेंटल नहीं है, साइकिक है, लेकिन हेस्टर ने यानी कि उसकी माँ ने एक ना सुनी और यही रीजन था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अभी हेस्टर वहां पर आती है, जो कि वेंसडे को ग्रेवयार्ड के कागज देती है जिसे वो खरीद चुकी है और ये बताती है कि उस समय इंचार्ज का नाम ऑगस्टस था और डेथ सर्टिफिकेट पर भी उसके ही साइन हैं। अब वेंसडे के जाने के बाद मोर्टिशिया और हेस्टर आपस में बात करती हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि ओफिलिया 20 साल से लापता है और मोर्टिशिया इसलिए अपनी माँ से कटी हुई रहती है क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने तब कुछ भी नहीं समझा था, अपनी कोशिश सही से नहीं करी थी, यानी कि माँ होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया। फिलहाल हेस्टर मोर्टिशिया से कहती है कि वो गाला के लिए बड़ा डोनेशन दे देगी, बस बदले में मोर्टिशिया किताब वेंसडे को दे दे। लेकिन मोर्टिशिया ये कहती है कि वो अपने परिवार का सौदा उनकी तरह नहीं कर सकती और वो तभी किताब को आग में फेंक देती है। मीनवाइल हम बियांका को देखते हैं, जिसको उसकी माँ की खबर मिलती है और उनको जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन ऑर्लॉफ उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो एजेक्स उसकी हेल्प करता है और ऑर्लॉफ को कुछ टाइम के लिए पत्थर बना देता है। तभी हमें फेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि विलो हिल के अंदर लुइस को ढूंढने लगता है और वहीं पर एग्नेस वेंसडे को बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का नॉर्मल हेड डॉक्टर हुआ करता था। उससे पहले वो नेवरमोर के अंदर साइंस टीचर भी था और ये सारे डेथ सर्टिफिकेट पर शायद नकली सिग्नेचर्स हैं और अभी वो विलो हिल के अंदर ही है क्योंकि एक समय के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब वेंसडे थिंग की मदद से फेस्टर को वेंसडे को बताती है कि ऑगस्टस विलो हिल का नॉर्मल हेड डॉक्टर हुआ करता था। उससे पहले वो नेवरमोर के अंदर साइंस टीचर भी था और ये सारे डेथ सर्टिफिकेट पर शायद नकली सिग्नेचर्स हैं और अभी वो विलो हिल के अंदर ही है क्योंकि एक समय के बाद उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अब वेंसडे थिंग की मदद से फेस्टर को ऑगस्टस को ढूंढने का मैसेज भेजने लगती है और अब उसकी नजर लीडर रेवन पर पड़ती है, जिसने कि अपनी सारी फॉलोअर रेवंस के साथ पूरे स्कूल को घेर लिया था और उनका मास्टर भी एक रूम के अंदर छुपा हुआ था, जो कि इशारा करता है और रेवंस एनिड के ऊपर हमला करने तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। अब वेंसडे एनिड को बचा लेती है, लेकिन लीडर रेवन जो होती है वो थिंग को ले जाने वाली थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल वेरी अपनी पायरोकिनेसिस यानी कि फायर को कंट्रोल वाली शक्ति से उसको बचा लेते हैं और यहाँ पर ये एक नए तरह का आउटकास्ट हुआ। खैर वेंसडे की नजर रेवंस के मास्टर पर पड़ जाती है, जिसका वो पीछा करती है, लेकिन वो सीक्रेट रास्तों से होता हुआ भाग रहा था और तभी वो स्टेयर्स पर अपना क्लोक छोड़कर वेंसडे के हाथों से मिस हो जाता है। वो आगे जाती है तो कैप्री के म्यूजिक रूम पहुंच जाती है, जहां पर मिलने डॉक्टर फेयरबर्न भी थी और खुद कैप्री यहां पर हाँफ रही होती है, जैसे कि वो कहीं से भाग कर आई हो। तो अब वेंसडे को उनके ऊपर पूरा शक था। मीनवाइल थिंग जो होता है वो डॉक्टर फेयरबर्न की ही कार से विलो हिल तक पहुंच गया था और फेस्टर को उसका काम समझाता है। अब फेस्टर ऑगस्टस को ढूंढ लेता है, जो कि अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और कुछ बर्ड्स के साथ दिन भर गार्डन में ही बैठा रहता। उनकी एक पेट पैरट भी होती है जिसका नाम ऑजी है, जिसे झटके देकर फेस्टर लुइस के बारे में पूछते हैं तो वो एक नंबर 51971 बोलता है। अब फेस्टर को ऑगस्टस भी इशारा करते हैं कि लुइस के सेल के अंदर है, लेकिन वहां जाने से पहले ही लॉरेल गेट्स उनको देख लेती है और फेयरबर्न को बता देती है। तो डॉक्टर उनको पकड़कर डेड की सेल में बंद कर देती है, यानी कि स्लर्प की सेल में। अब इसी बीच मोर्टिशिया वेंसडे से कहती है कि वो जो भी कर रही है उसे रोक दे, क्योंकि ये सब चीजों को खराब कर देगा। लेकिन वेंसडे ने आज तक उनकी कौन सी बात सुनी थी जो कि अब सुनने वाली थी।
अब नेक्स्ट वो ऑर्लॉफ से ऑगस्टस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उनकी वाइफ उनके नेवरमोर आने से पहले ही खत्म हो गई थी और उनकी एक बेटी जरूर थी जिसका नाम उन्हें याद नहीं है। अब वेंसडे को थिंग से फेस्टर के बारे में पता चलता है तो वो उसे अभी के अभी विलो हिल भेजती है ताकि वो उनका ख्याल रखे और खुद एग्नेस और एनिड के साथ विलो हिल जाकर लुइस को ढूंढने और अंकल फेस्टर को बचाने का प्लान बनाती है। आजकल वेंसडे एग्नेस के साथ ये केस सॉल्व कर रही थी जिससे कि हम एनिड की जलन साफ देख पाते हैं। अब प्लान शुरू होता है और आज कैप्री को विलो हिल में म्यूजिक सेशन के लिए जाना होता है जिनकी कार में वेंसडे छिप गई थी और कार चेक होते टाइम एग्नेस गार्ड्स को भटका देती है जिससे कि वेंसडे विलो हिल के गेट पर आकर अंदर चली जाती है। अब इसी बीच हम एजेक्स और बियांका को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बियांका की मां को छुड़वाकर नेवरमोर ले आए थे और सीक्रेट हॉलवे से वो जाते टाइम बैरी को किसी से बात करता सुनते हैं जो कि किसी से फोन पर कह रहा था कि वो परेशान ना हो और बैरी सब संभाल लेगा, लेकिन क्या संभाल लेगा ये हम नहीं जानते। अब जब अंकल फेस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक लेडी को अपने प्यार में फंसा लिया था और अभी वेंसडे उसी लेडी की हेल्प से उनकी सेल तक आती है और उनको आजाद कराती है, लेकिन उनके साथ साथ वो डेड भी आजाद होकर भाग गया था। अब वो गार्ड्स पर हमला करता है और इसी चक्कर में लॉरेल गेट्स भी आजाद हो जाती है और हॉलवे के अंदर वो वेंसडे और वेंसडे उसको देखती है, लेकिन अभी उन दोनों को अपने अपने काम करने थे तो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। वेंसडे और अंकल फेस्टर लुइस वाली सेल तक आते हैं और अंकल फेस्टर को पैरेट से कोड मिल ही गया था तो वो दोनों अंदर जाते हैं। लेडी को अपने प्यार में फंसा लिया था और अभी वेंसडे उसी लेडी की हेल्प से उनकी सेल तक आती है और उनको आजाद कराती है, लेकिन उनके साथ साथ वो डेड भी आजाद होकर भाग गया था। अब वो गार्ड्स पर हमला करता है और इसी चक्कर में लॉरेल गेट्स भी आजाद हो जाती है और हॉलवे के अंदर वो वेंसडे और वेंसडे उसको देखती है, लेकिन अभी उन दोनों को अपने अपने काम करने थे तो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। वेंसडे और अंकल फेस्टर लुइस वाली सेल तक आते हैं और अंकल फेस्टर को पैरेट से कोड मिल ही गया था तो वो दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन ये कोई सेल नहीं बल्कि मेंटेनेंस रूम था और यहाँ पर भी एक सीक्रेट डोर था। वो दोनों दरवाजा पार करते हैं तो एक सीक्रेट चेम्बर के अंदर आते हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। मींस लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है। अब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंट रूम था जहाँ पर ढेर सारे आउटकास्ट कैद हो रखे थे और उनकी ही वो पेपर कटिंग भी थी। मतलब कि ऑगस्टस जो था वो उन पर एक्सपेरिमेंट करता था और उनको मरा हुआ दिखा दिया करता था, जिसके बदले वो उनको यहाँ पर कैद करके रखता। यहाँ वो मास्टर आती है जो कि असल में ऑगस्टस की ही बेटी है जो कि कोई और नहीं बल्कि जूडी है। जी हाँ, जो कि डॉक्टर की ही असिस्टेंट थी जिसको हमने एपिसोड 2 की शुरुआत में देखा था और उसने अपने पिता के प्रोग्राम में पूरा साथ दिया जो चाहते थे कि नॉर्मल को भी आउटकास्ट में चेंज किया जा सकता है और वो खुद यानी कि जूडी पहली सब्जेक्ट थी जिसको उन्होंने एक एवियन में चेंज कर दिया था जो कि यहाँ पर नॉर्मल से बदल गई थी, यानी कि अब वो बर्ड को कंट्रोल कर सकती थी। अंकल फेस्टर जूडी पर हमला करके इलेक्ट्रिक वेव छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मैलफंक्शन हो जाता है जिससे कि सभी आउटकास्ट के सेल ओपन हो गए थे और सभी आउटकास्ट आजाद होकर बाहर जाने लगते हैं। यानी कि शेरिफ जो थे जिन श्रद्धांजलि वाले कटिंग्स पर काम कर रहे थे वो खत्म नहीं हुए थे बल्कि उनको यहीं कैद करके रखा गया था और ये दिखा दिया गया कि भैया वो तो खत्म हो गए और यही रीजन था कि शेरिफ उनको बचाना चाहते थे। अब वेंसडे फेस्टर को बाहर भेज देती है और खुद एक आउटकास्ट को संभालती है जो कि एक सिंपल सी लेडी दिख रही थी। तभी दूसरी ओर पूरे विलो हिल के अंदर भगदड़ मच जाती है जिसका फायदा उठाकर लॉरेल गेट्स पहले खुद को और फिर टाइलर को आजाद करती है और वो उससे ये कहता है कि वो उसकी माँ नहीं है, मास्टर है और मास्टर भी नहीं है और वो तभी उसे स्टैब करके वहाँ से निकल जाता है। लर्प यानी कि डेड जो होता है वो डॉक्टर फेयरबर्न के रूम में आता है जिन्हें मारकर वो अगस्टस के पास आता है और अब वो बोलना भी शुरू कर चुका था तो अगस्टस को वो अपना पुराना दोस्त बोलकर उसका दिमाग खा जाता है। जी हाँ, और तभी हम वेंसडे को देखते हैं जिसके सामने हाइड आता है और पहले वो उस लेडी को सेव करती है और अब हाइड उसके पास आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे बाहर फेंक देता है और अब तक बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई थी तो सभी लोग उस पर अटैक करते हैं और थिंग वेंसडे के पास आता है जिसके दिल की बात हम सुन पाते हैं कि अब वो अपने आखिरी पलों में है और शायद उसको अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। इसी के साथ में सीजन 2 पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। टिल देन आप पूरे सीजन 1 को सीजन 2 को अच्छे से एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एपिसोड समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इससे पहले जाकर सीजन 2 एपिसोड 1 सीजन 1 सारा देख लीजिए। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा।